नारद की भूमिका निभाती है मीडिया। गलत को सही और सही को गलत कैसे स्थापित करना है, ये काम मीडिया करती है। 100% आईएम में 100%। आप समझिए ये खेल क्या है, जैसे या कैसे क्या करके इसे खत्म किया जा सकता है ताकि बहुजन रिप्रेजेंटेशन ना बढ़े। किसी के दबाव में किया, कहीं घूस लेके किया, कहीं किसी और माध्यम से किया, कर दिया, क्योंकि उनको यही करना है। वो ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, चाहे हमें 4 की जगह 14 दूसरा प्राइवेट में रखना पड़े। यहाँ अभी कैलेंडर का विमोचन हुआ था। हमारे 2 साथी इलाहाबाद में हैं, डॉक्टर धर्मवीर यादव गगन और डॉक्टर विनोद कुमार। इन 2 लोगों ने मिलकर बनाया है और भी उनके साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले रतनलाल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि वैचारिक जो सोच है, एक विचार विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कैलेंडर है कुछ इसी तरह की पहल का हिस्सा है। एक सूचना है, जैसा मैं ज़्यादातर प्रोग्राम में देता हूँ, आज फिर दे रहा हूँ, जो 80-90%, 95% की हम लोग बात करते रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल सीटें खाली रह जाती हैं। आज फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग फॉर्म ज़रूर भरवाइए। वहाँ पता चलता है कि फॉर्म ही इतने नहीं होते कि सीटें भरी जाएं। 50,000 सीट है, 25,000 रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी को मिलती है और उसमें भी 700, 800, 1500 हर साल खाली रह जाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 85-90% है कहाँ, वो 25,000 की सीट भी नहीं भर पा रहा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने संगठन के अलग अलग जगहों के लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि यहाँ फॉर्म ज़रूर भरवाइए। जो रतनलाल सर कह रहे थे, इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर तैयार करने के लिए जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक रिसर्च करेंगे कैसे? तो दाखिला तो दिलवाइए, तब तो रिसर्च की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब मैं शुरू करता हूँ। ये जो है रिजर्वेशन को ख़त्म करने का एक तरीका है आउटसोर्सिंग। जो व्यवस्था जिस पर बात हो रही थी अभी, तब से हमारे कई साथी बोल रहे थे, उसको बरकरार रखने का एक तरीका है आउटसोर्सिंग। जिन जिन जगहों पर जो पहले से बैठे थे, या अंबेडकर साहब को उदाहरण देकर के सर समझा रहे थे रतनलाल जी अभी कि जो नेता बना उसने अपने रिश्तेदार को नौकरी लगाई, रिश्तेदार को टिकट दिलवाया, उसको आगे बढ़ाया। ये व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए जो एक नई व्यवस्था पैरेलल खड़ी की गई, उसका नाम है आउटसोर्सिंग। 3-4 दिन पहले एक नई प्रक्रिया बजट के माध्यम से आई है, जो आप सब जानते हैं कि 3,500 करोड़, 3.5 लाख करोड़, ऐसे ढेर सारे डेटा आपके सामने आते रहेंगे और वो बेच के जुटा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये शुरुआत है। इसमें छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी संस्थाओं को, या जहाँ जहाँ रिजर्वेशन से कोई प्रभाव हो सकता था, उन सारी जगहों को लोगों ने आउटसोर्स करवा दिया, सरकार ने आउटसोर्स करवा दिया। और उसमें एक डेटा है, नेक्स्ट वाले पेज पर आप देखिएगा, उसमें एक डेटा है, अगले वाले पेज को ले आइए। हाँ, इसमें एक डेटा है, आप देख लीजिए। IIM में नागपुर, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, उदयपुर, बंगलुरु, संबलपुर, विजाग, कोझिकोड, काशीपुर, आप देख लीजिए, रांची है, तिरुचि है, सिरमपुर है, रायपुर है, जम्मू है, शिलोंग है। मतलब भारत का कोई कोना छूटा नहीं है। और आप सब में अपना रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। 100% IIM में 100%। आप समझिए ये खेल क्या है, जैसे या कैसे क्या करके इसे खत्म किया जा सकता है ताकि बहुजन रिप्रेजेंटेशन ना बढ़े, उसके लिए ये कवायद है। अब ये कहते हैं ये जरूरी है। अगर आप बात करने जाइए कि आउटसोर्सिंग क्यों बढ़ रही है, आप इसको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो, कहते हैं ये जरूरी है। अभी सरकार कह रही है कि हमें पैसा जुटाना है और पैसा जुटाने के लिए एक ही तरीका है कि जो बेच सकते हैं बेचो, जिसको किराए पर दे सकते हैं किराए पर दे दो, लीज पर दे सकते हैं लीज पर दे दो। कारण क्या है? रिजर्वेशन लागू नहीं होना चाहिए या बहुजन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, बस एकमात्र कारण है। आप देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी है जो सबसे बड़ा पिलर ऑफ पावर है, वो ब्यूरोक्रेसी है।
सारी पॉलिसी बनाने में अधिकारियों का, बड़े बड़े नेताओं का, इन लोगों का रोल होता है। 89% जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो सी और डी ग्रुप में है, मतलब 11% हायर लोगों में है, 89% लोग सी और डी ग्रुप में है। उसमें इन लोगों ने क्या किया, हर साल 3,92,000 एम्प्लॉय हर साल काम करते हैं। मान लीजिए वो उसमें 50% जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, मतलब जो हैंडल करने वाली है, निर्णायक भूमिका में आती है एक तरह से। उन्होंने ये क्या करते हैं, एंट्री लेवल पर, एक्सेस के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर, गाइडेंस के लेवल पर मदद करते हैं या आगे जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, उसे ब्लॉक कर दिया, कहा यहां से आगे जाना ही नहीं है। ब्लॉक क्यों किया, वो इसलिए किया कि वो ये कहते हैं कि इनके पास ज्ञान कम है, समझ कम है, काम कम करते हैं या सोच नहीं पाते, नॉट फाउंड सुटेबल लगा के भेजना शुरू कर दिया। ये तरीका खोजा इन्होंने कि ऐसा नहीं कहने से एक समस्या उनके सामने थी कि क्या जवाब देंगे, तो उनके पास एक तरीका है या एक माध्यम खोज लिया, वही सामने प्रोजेक्ट कर दिया। हाउ एंड व्हेन डन, ये इफिशियंसी, पावर की बात करते हैं, शक्ति, सामर्थ्य, समझ की बात करते हैं। कहते हैं एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो गए हैं संस्थाओं में, या भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उसमें संख्या बहुत ओवर हो गई है, इसलिए हम इसको कम करना चाहते हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग के बारे में आप जानने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ 4 एम्प्लॉय काम करते थे वहाँ पे 14 लोग काम कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग है। इन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग से पैसा खर्चा घटेगा, वो बढ़ गया है। बढ़ा कैसे, जहाँ 4 लोगों की जरूरत थी, 4 गार्ड या 4 स्वीपर या 4 और लोग चाहिए थे, वहाँ पे 14 कर दिया। किसी के दबाव में किया, कहीं घूस लेके किया, कहीं किसी और माध्यम से किया, कर दिया, क्योंकि उनको यही करना है। वो ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, चाहे हमें 4 की जगह 14 दूसरा प्राइवेट में रखना पड़े। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, पता नहीं चलता कि कौन सी पॉलिसी कब कहां बनी और किसके फायदे की है। वो आती है, लागू होती है, खत्म हो जाती है, सूचना ही आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि आपका कोई वहां रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। सूचना आपको देगा कौन, सूचना देने वाले वो हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी बनाने वाले आपके लोग हैं ही नहीं, तो सूचना कहां से आएगी, तो बात खत्म हो गई। हम यहाँ सोच रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि 35,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया सरकार ने उद्यमिता विकास के लिए दिया है। यहाँ से कितने लोग हैं जिनको उद्यमिता विकास का लोन मिला है, कोशिश किया है, किसी को पता है किसी के बारे में, कैसे पता चलेगा? आपका आदमी नहीं है, बताएगा कौन? आप खोज के देखिए ना, आपका आदमी कोई होगा तो बताएगा, आपका आदमी नहीं है। कहीं बताने की जगह पे आप जाते हैं तो आपस में बात करते रहते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता बताया क्या गया है। ये भी एक समस्या है। अब इसमें क्या है, नारद की भूमिका निभाती है मीडिया। गलत को सही और सही को गलत कैसे स्थापित करना है, ये काम मीडिया करती है। और ये काम उनके जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो उनके मंदिर कर देते हैं, उनके पुजारी कर देते हैं, उनके पंडित जो हमारे घरों में घुसे हुए हैं वो कर देते हैं। अब ये बहुत बड़े पैमाने पर जो पोस्ट है डी ग्रेड की, वो खाली है, वो भरते नहीं। बहुत मूल कारण है, उनको पता है कि जब भरी जाएगी, आज अगर वो पोस्ट भरने लगे, जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ का आपको बता रहा हूँ, 4,500 से ज़्यादा टीचर्स की पोस्ट खाली है, और ईमानदारी से रिजर्वेशन और बैकलॉग के साथ भरा जाए तो लगभग 3,500 टीचर बहुजन होंगे। वो बनने नहीं देना चाहते, इसलिए एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकालते। कह देते हैं अब तो डेली बेसिस का काम शुरू हो गया, 2,500, 2,000, 1,500 लोग लेके रोज हाई पर पढ़ाएगा। और यहां से इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू रख दिया बीच में, कोई और प्रक्रिया अपना दी, ताकि जो थोड़े समझदार लोग हैं, जो मेहनत करके रास्ता खुद से बना रहे हैं, वो जा सके, उनको पूरी तरह खत्म किया जा सके। ये जो ठेकेदारी सिस्टम है, इसका ये क्या है, ये एक सरकार और मिडलमैन, दो लोगों के बीच का काम है। ये दोनों ने मिलके अपने तरीके से रिजर्वेशन और बाकी सिस्टम को खत्म करने का काम शुरू किया। इससे क्या हुआ, जो अगर हमारे समाज से कोई चला भी जाता है तो उसका भरपूर शोषण करते हैं, क्योंकि कह देते हैं कि ठेकेदार की बात मानो, नहीं मानोगे हटा देगा, आज ही हटा देगा।
और उस पर कोई आयोग, कोई कोर्ट, कोई नियम कानून की कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई प्रक्रिया लागू ही नहीं होती। कहीं क्लेम करने जाएंगे, कोई सुनता ही नहीं है, कह देते हैं हमारे कानून के ये बाहर है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी नहीं है, उसकी जीवन की सुरक्षा नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई। आप देखिए आए दिन जो भाई मारे जाते हैं सीवर साफ करने में, ये कौन लोग हैं? कोई ब्राह्मण है? और उनको कितना कंपनसेशन मिलता है, कितनी सोच होती है, उनकी कोई मदद करता है? ये जो प्रक्रिया है वो कितनी खतरनाक है, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसका नुकसान क्या है? बड़े पैमाने पर सरकार चुपचाप तरीके से आउटसोर्सिंग करती जा रही है। हर संस्थाओं में इन्होंने मिडिलमैन बिठा दिया है और जैसे ठीक लगता है। गुजारिश करूंगा प्लीज, आप ही के लिए ये चीज हो रहा है। अब एक डेटा है, आप देख लीजिए, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है 1994 में 42 लाख थे। मैं थोड़ा तेज कर देता हूं, कोई बात नहीं। 90% ग्रुप सी और डी में 37 लाख लोग थे। मतलब 42 लाख में 90% लोग ग्रुप सी और डी के लोग थे, जिनका टोटल आंकड़ा 37 लाख था, जिनकी एवरेज सैलरी हर साल 3.92 लाख थी। 20 लाख वेजेज उनको पूरा मंथ मिलता था हर महीने का, 2.40 लाख हो गया लगभग। इसमें बहुसंख्यक रेगुलर जो जॉब करने वाले लोग थे उनकी संख्या 37 लाख में से मतलब 6%, 7%, 8% ऐसे निकाल के देखिए, टोटल जो अमाउंट आता है 8,703 करोड़ हर साल हम लोग खो रहे हैं। 8,703 करोड़। ये पैसा किसी बहुजन को मिलता तो अपने बच्चे को पढ़ा पाता। जो मैं फॉर्म भरने की बात कर रहा था, मैं एडमिशन में बैठता हूँ, हर साल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बहुजन के ऐसे आते हैं, उनको फीस नहीं दे पाते और मात्र 12-13 हज़ार। ये उनके लिए मात्र नहीं है, मैं मात्र कह दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी 15-20 हज़ार का भी एम्प्लॉय होता भारत सरकार में तो उसको इतना पेमेंट वो कर पाता, आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी जड़ को खत्म करने की प्रक्रिया है। कौन? प्राइवेटाइजेशन। इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो आगे है उसमें क्या है, लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है, 4320 करोड़ रुपया हर साल का। और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे ही, अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा मैंने दिया था, इसका पूरे देश के राज्यों को आप जोड़ेंगे तो 10 गुना होगा। मतलब अगर 37 लाख वहाँ हैं तो 370 लाख होंगे पूरे देश का मिला करके। ये आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए कितना लॉस बढ़ता है। ये टोटल जो डेटा निकाला गया है वो 1,43,253 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों लॉस, दोनों नुकसान अगर आप जोड़ देंगे तो 1,43,253 करोड़ रुपए हर साल हम प्राइवेटाइजेशन के कारण खो रहे हैं। खो इसलिए रहे कि उसका किसी भी रूप में हमें रिटर्न नहीं मिलता। अब ये अगर कोई एरर थोड़ा बहुत 3% गलती भी निकाल दें तो भी 5 लाख से ज़्यादा है। ये पब्लिक एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या है, सबकी भूमिका है। हम आप सब जितने इसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग कहीं ना कहीं टैक्स पेयर हैं। आप साबुन खरीदते हैं, सोडा खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, जो दिल्ली में ज़्यादातर लोग खरीद के खाते हैं, और हर पर आप टैक्स पे करते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई गवर्नमेंट में नौकरी में है तो वही टैक्स पेयर है। ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपने एक पेंसिल खरीदा, पेन खरीदा, जो भी खरीदा, सब पे आप टैक्स पे करते हैं, चाहे जीएसटी के रूप में करें, चाहे डायरेक्ट में करें, जैसे मर्जी करें, आप टैक्स पे करते हैं। उसका कितना लॉस है, टोटल अमाउंट आप जोड़ लीजिए। और ये सरकार किस लिए लेती है? ये सरकार ये कह के लेती है कि हम व्यवस्था बहुत अच्छी बनाएंगे, और कर क्या रही है, एयरपोर्ट से लेके रेलवे से लेके सारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है। बस 2 मिनट लास्ट। इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा जो फेलर है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बैंक में क्या मिलना चाहिए, क्या सूचना आनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। जितने सिस्टम है बहुजन के, जितनी उनकी लेबर है, जो स्ट्रेंथ है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे क्वालिटी, गुण, कलाएं सारी बहुजनों के पास है,
उसका व्यापार होता है, उसका वो सदुपयोग करते हैं, लेकिन वो आपको कहीं भी स्थापित होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि अगर आपको लोन मिल गया, आप अपनी फैक्ट्री खोल लेंगे। चाहे वो आप जूता चप्पल बनाते हो, चाहे बेना बनाते हो, चाहे मिट्टी का बर्तन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आप फैक्ट्री खोल के इंपोर्ट करने लगेंगे। कालीन बनाने वाले लोग विदेशों में बेच रहे हैं। आप सर से पूछ लीजिए, जो मंत्रालयों में बजट आता है उसका रेशियो कितना हाई है, पता ही नहीं। सामान्य आदमी को वो आंकड़ा समझ में नहीं आता, उसको उतना नंबर कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। 1000, 2000, 10, 20, 50 हजार, लाख तक जाते जाते सब शट डाउन हो जाता, बंद हो जाता। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये सबसे ज्यादा क्या दुष्प्रभाव कर रहा है? जहां से घुसने की जो जगहें हैं उसको बंद कर रहा है। जितने एंट्री के रास्ते हैं, जैसे दरवाजा बंद कर दीजिए, इसमें जितने लोग हैं कोई नहीं आ पाएगा, ऐसा काम वो कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, इससे सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका नॉलेज नहीं बढ़ता, आप में जागरूकता नहीं आती, आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तीसरा नुकसान ये है कि आप अपने लिए घर, परिवार, शिक्षा, बहुत मूलभूत जो जरूरतें हैं वो भी आप नहीं बना पाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा इसमें हमें करना क्या है? जगह जगह सभाएं करना, लोगों के बीच में जाना, उन्हें इन मुद्दों के बारे में बताना। जैसे एक भैया अभी शुरू में बता रहे थे कि 2 लोग पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हम सोच नहीं पाते, जब तक विचार नहीं आगे आएगा तब तक जो है हम जागरण मंचों की तरह काम नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है छोटी छोटी जगहों पे जाना, अपने नेताओं को, अपने सांसदों को, विधायकों को, अपने जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सत्ता में बैठते हैं और पॉलिसी मेकिंग में भूमिका निभाते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है। जो सत्ता में बैठते हैं और नियम कानून बनाने में भूमिका निभाते हैं, उन पर दबाव लगातार बनाना, उन्हें समझाना, उनसे बात करते रहना, नियमित उनके संपर्क में रहना और उन्हें अपनी बात बताना, अपनी समस्याएं जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।